चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तक कंप्लीट कर लिया था। सेट की डेफिनेशन समझ ली थी क्या होती है, उसके अलावा एलिमेंट ऑफ सेट हो गए थे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोगों ने देखा कि दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब उसी में अगला जो अपना आज का नया स्टडी पॉइंट होगा वो है रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट। देखिए नल सेट क्या होता है। नल सेट नल सेट, नल सेट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है ना, बिना अवयव वाला समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसका कोई सदस्य ही ना हो, तो द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। A set which has no element is called null set। n है ये भैया। हिंदी में इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय आप मान लो जिसमें कोई अवयव ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए कि आप जो है कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटी प्राकृत संख्या, तो ये नल सेट हो गया है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। x सच डैट x है जहां पर x इज आ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब अगर आपसे कहा जाए कि x एक ऐसा प्राकृतिक संख्या है जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो आप इस सेट में क्या लिखेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर की तो शुरुआत ही 1 से होती, तो 1 से छोटी तो कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा रिक्त समुच्चय। और आप बताइए रिक्त समुच्चय के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा कोई एक समुच्चय का या नल सेट का आप एग्जाम्पल सोचिए जो ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसमें ऐसा कोई सेट बताना है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना आता हो, ठीक है ना। जैसे कि कहा जाए x सच डैट x, यहाँ पर x है जो कि x इस प्रकार है कि x इज द गोट
which has 3 eyes। ये देखिए, ये एक दूसरा नल सेट हो गया। X such that X is the goat which has 3 eyes। X का यहाँ पे जो सेट बताया जा रहा है, तो X कोई ऐसी बकरी है जिसकी 3 आंखें होती हैं। तो 3 आंखों वाली बकरी कोई होती है? नहीं होती है। तो 3 आंखों वाली बकरियों का समुच्चय ये क्या हो गया? ये नल सेट हो गया, ठीक है ना। और देखिए थर्ड जैसे है अपना X such that X is a bicycle which flies, यहाँ पे फ्लाइज का मतलब उड़ाना होता है, उड़ाना, which flies in sky। अब एस या ई एस अपना देख लेना क्या फ्लाइज, या यहाँ पे कर दो which can fly। ये भी देखिए एक नल सेट का एग्जांपल हो गया। X such that X is a bicycle which can fly in sky। X एक ऐसी बाइसिकल है जो आसमान में फ्लाई कर सकती हो। अब आसमान में उड़ा जाने वाली कोई साइकिल देखी है आपने? होता है कहीं ऐसा कि साइकिल है वो आसमान में उड़ा रही हो? तो ये भी एक नल सेट हो गया। तो नल सेट का मतलब है, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि एक ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना आता हो, उनको कहते हैं नल सेट, ठीक है ना। आप इस पे अगले क्वेश्चंस देख लीजिए जो है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये 4th स्टडी पॉइंट चल रहा है सेट चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने सेट में 3 चीजें देखी कि सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ सेट देखा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा। ये अपना 4th है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप हम लोग नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय दे की स्टडी यहाँ कर रहे हैं, स्टडी हो रही है रिक्त समुच्चय क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नेट सेट, नल सेट। इनमें से नल सेट का एग्जांपल कौन है? अच्छा नल सेट के बारे में आप एक चीज और समझ लो, नल सेट को जो है वो एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, क्योंकि आपको अभी बताया था कि नल सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो नल सेट है। और नल सेट को लिखने का तरीका ये है कि या तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे ही खाली रहने दो, ये भी नल सेट हो गया, या फिर आप नल सेट के लिए ये बना दीजिए। मगर कभी भी ऐसा मत कर देना नल सेट के लिए कभी भी कि आप इसको भी बना दें, इसको भी बना दे और इसको बना दे। अब ये नल सेट नहीं हुआ, अब तो इसका ये एलिमेंट हो गया फाई। तो नल सेट या तो ये रहेगा या ये रहेगा, ये नहीं होगा नल सेट। ये ध्यान रखिएगा वो नल सेट नहीं, या तो आप ऐसे करिएगा या ऐसे करिएगा। मेरे साथ रहिएगा तो मैं हमेशा ऐसे ही रखूंगा, ठीक है ना, ऐसे ही मेरे साथ रहेगा नल सेट। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से नल सेट का एग्जाम्पल कौन है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड का मतलब है जो 2 से डिवाइड ना होते हो। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड नंबर है। अब कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या इनमें से कोई 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई। 2 से डिवाइड होता तो वो आदि ऑड क्यों होता? जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो ऑड होगा नहीं, और जो ऑड होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये नल सेट है? तो हाँ भाई ये नल सेट है, ये हमारा नल सेट हो गया। इसको अलग उससे लिखते, ये हमारा नल सेट है। हाँ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आप जानते हैं कि कोई नंबर इवन भी हो प्राइम भी हो, ठीक है ना, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी विषम अभाज्य संख्या होती है? 2। तो ये नल सेट नहीं, क्योंकि इसका तो एलिमेंट 2 है, तो ये नल सेट है, ये नहीं है। क्यों 2 है भाई? 2 इवन भी है, क्योंकि 2 अपने अलावा और किसी से डिवाइड होता नहीं है।
ओ सॉरी 2 प्राइम है क्योंकि 2 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये प्राइम है। इवन है क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर आप जानते हैं 2 होता है इवन प्राइम नंबर। हिंदी में समझ लो विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो विषम और अभाज्य सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, गलत मैंने बोल दिया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दो सम भी है क्योंकि 2 के टेबल में आता है, विषम और अभाज्य है क्योंकि अपने अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है। x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। यहाँ पर x एक ऐसा प्राकृतिक संख्या है जो 5 से तो छोटा है मगर 7 से ज़्यादा है। हो सकता है ऐसा कोई ऐसा नंबर आपको पता है जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो? 5 से कम 1 2 3 4 है मगर वो 7 से ज़्यादा कहाँ है? और जो 7 से ज़्यादा वो 5 से कम कैसे हो सकता है? तो ये भी अपना नल सेट हो गया, ये भी नल सेट हो गया। इस पे देखो y such that y is a point common to parallel lines। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब 2 अगर पैरेलल लाइंस आपको दे दी जाए, मान लो ये और ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या इनमें कोई कॉमन बिंदु है? कॉमन बिंदु अगर होता, कोई कॉमन पॉइंट होता अगर इसमें, तो ये फिर पैरेलल कहाँ रह जाती? भाई कॉमन तो ऐसे होगा, ऐसे। अब यहाँ पे पॉइंट कॉमन हो मगर अब ये पैरेलल नहीं, तो क्या पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता है। और ये क्या कह रहा है कि y such that y is a point common to parallel lines। 2 समांतर रेखाओं में कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो ये भी नल सेट हो गया। बस अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा ये जा रहा है कि ये यहाँ पे ये एक सेट ये T1 दिया हुआ है, एक सेट यहाँ पे T2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 7 है, ये 7 है भैया। एक सेट T1 है, एक सेट T2 है। पूछा जा रहा है इफ T1 एंड T2 इफ नल सेट, क्या T1 और T2 नल सेट है ना। तो बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। तो कैसे बताया जाए, देख लीजिए भाई। T1 में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कुछ निकलती है वैल्यू। अगर कुछ वैल्यू निकली तो ये नल सेट नहीं होगा, और अगर वैल्यू नहीं निकली तो नल सेट होगा। अब नल सेट तो ये नहीं होगा, x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगी, देखते हैं, ठीक है ना। नल सेट तो ये नहीं होगा, लेकिन t की x की क्या वैल्यू ये भी बताना है। देखो पहले T1 वाला देखना है ना। ये दिया हुआ है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे अपॉन 1 मान के एलसीएम कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई तो माइनस है ना, माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35 x प्लस 7 नीचे इधर हाँ x ये रहा प्लस 5 और माइनस 5। एक सेकंड रुको जरा। 5 से x प्लस 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 5x का होगा 5x होगा, समझिए ना। x की बाई 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x होगा, तो माइनस का 5x ये और ये प्लस का x, तो कितना हो गया माइनस का 4x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब ये देखिए, ये वैसे ही रहने दो। अब क्या किया जाए, अब जो है यहाँ पर अगर 2 कॉमन इधर भी आ जाएगा, 2 कॉमन इधर भी आ जाएगा, 2 कॉमन लेकर के पहले काट देते हैं, ठीक है ना। काट दिया जाए 2 कॉमन लेके,
यहाँ पर 2 पॉजिटिव का कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अंदर हुआ माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 15 हुआ। देख लें एक बार x और माइनस का, हाँ माइनस का 30, ठीक सही चल रहा। ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे x + 7। अब इधर भी देख लो, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक। 2 कॉमन हो जाएगा ना, अंदर कितना हुआ 2x - 20। कॉमन तो यहाँ पे 4 हो जाता, मगर चलो 2 ही लिया है। 2x - 20, नीचे क्या आएगा 13 - x। अब क्या किया जाए, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। अब माइनस का 2x - 15 है, नीचे x + 7 है, उधर ये है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको मल्टीप्लाई किससे कराएं, इससे करा दें। इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इससे करा दें। x + 7 से। अब क्या किया जाए, 13 × 2 = 26, माइनस का माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और ये 15 × 13 है। चलो अभी देखते हैं ये कितना होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर माइनस का 2x² माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, ये हो गया 15x = 2x का 2x² प्लस 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 7 × 2 = 14x माइनस का 20x माइनस का 7 × 2 = 14, 140 भाई 7 × 2 = 14, 1 0 काहे का माइनस का, तो ये ऊपर लिख दिया। ये इसके बाद यहाँ पे अब क्या किया जाए, प्लस का 2x² है, प्लस का 2x² है, ठीक। और कुछ कटने वाला है नहीं, और कुछ नहीं कटने वाला है। अच्छा 15 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 15 10 25 11 का है का माइनस का, ठीक है। 15 और 26 कितना हुआ, 11 हो गया। ये बचा ना -15 × 13, इसको फिर ऐसे ही लिख दो। इस इक्वल टू, हाँ 14 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 6 आएगा, कहेगा माइनस का 6x, और ये माइनस का 140। इधर भी माइनस उधर भी माइनस है, दोनों माइनस कॉमन लेकर के कट जाएगा। अच्छा 15 को 13 से मल्टीप्लाई भी कर लिए यहीं पे, है ना। 5 3 = 15, 5 1 = 5 और 1 6, 1 3 = 3, 1 1 = 1, 5 195, ठीक। इधर भी माइनस माइनस, उधर भी माइनस माइनस, माइनस माइनस हटा दे रहे हैं। 15 × 13 195। ये तो आपको पता ही होगा कि इधर माइनस कॉमन आ जाएगा, उधर माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस का हो जाएगा, इधर भी अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर वाले माइनस जो कॉमन आएंगे वो कट जाएंगे। इधर ये 14 में से 20 गया था, 6x आया था, है ना भाई, माइनस का। तो ये
अब 11 में से 6 इधर आएगा, काहे का आएगा, माइनस का आएगा, तो 11 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। उधर जाएगा, कितना जाएगा, 140 में 100 ऐड कर दो, 240, और 240 में 95 ऐड करो, रुको ऐड ही कर दें, ठीक। तो कितना हो गया ये, एक सेकंड 6x इधर आएगा माइनस का, तो ये 5x हुआ, ये भी तो उधर जाएगा तो माइनस का ही जाएगा ना, तो माइनस होगा ना 140 में से 195, गलत हो गया, माइनस होगा ना। भाई 140 में से 195 उधर जाएगा तो ये माइनस होगा ना 140 में से, तो 140 में से 195 माइनस करें, 55 का है का माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का 11। देख लीजिए क्वेश्चन, ये x की वैल्यू आई -11, किसके लिए, t1 लेके चले थे ना हम लोग, t1 माइनस का 11 आया, मतलब कि ये नल सेट नहीं है। देख लीजिए फिर ये दूसरा वाला भी कराया जाए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, t1 वाला तो देख लिया, -11 आया, और ये था इफ t1 एंड t2 इज अ नल सेट, इसके आगे ये भी लिख दो, वेरीफाई योर आंसर। मतलब क्या ये दोनों नल सेट है, और अगर नल सेट नहीं है तो फिर इसके सेट में एलिमेंट क्या क्या है। ये t2 देखो भैया, t2 सॉल्व कर लिया जाए इसे, है ना। महाराष्ट्र, ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्व करा जाए। ठीक, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5x माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 7 या 35, ऐसे ही नोट कर दें। अच्छा, अपॉन ये तो लिखा ही नहीं मैंने, x -7, 4 कॉमन ले लिया जाए, अब x प्लस का माइनस का 5x कितना आएगा, माइनस का 4x प्लस का 40, ठीक, यहां तक देखा। अब आगे देखो, इसमें माइनस का 4 कॉमन ले लें या 4 कॉमन ले लें, खाली क्या सही रहेगा, कॉमन लेना, चाहे कुछ भी कॉमन ले लें, 4 ही कॉमन ले लें, या आराम से कट जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, माइनस का x प्लस का 10, इधर 4, -x, ठीक है, कितना है, माइनस का x प्लस 10, इसको ऐसे कर दें,
अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है। ज़्यादातर लोग गलत ये कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 4 से 4 को कैंसिल करके काट दिया ना, तो लोग यहाँ पर भी x माइनस 10 से x माइनस 10 काट देंगे और -1/x-7 कर देंगे और 1/13 -x कर देंगे। यहीं पे गलती हो जाती है। अब आप कहोगे जैसे 4 से 4 कटा वैसे x माइनस 10 से x माइनस 10 भी कट जाना चाहिए। ये नहीं कटेगा। ये इसलिए नहीं कटेगा, देखो बात समझो। ये 4 से 4 कैसे कटा? ये मान लो 4 यहाँ से यहाँ आता, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3/2 इज इक्वल टू 3/5, तो यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाता है। कैसे कट जाता है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 5 होता, और ये नीचे कितना आ जाता? 3 × 2 हो जाता। मान लो बराबर कुछ लिखा हुआ था, हमें समझना है केवल, नीचे 3 × 2 हो जाता, तो यहाँ पे ये कट जाता ना, कट के 1 आ जाता, तो हम लोग यहीं पे काट देते हैं। मगर ये आप देखिए, ये एक नॉन जीरो नंबर, ये जीरो तो है नहीं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो ऐसे, तो क्या आप इसको ऐसे काट दोगे और लिख दोगे इसको 1/5 = 1/7? नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो नहीं कटेगा ना। क्योंकि भाई अगर जीरो ये नीचे ला करके इसको 0/0 किया जाए, तो क्या आपको ने लिमिट में देखा होगा 0/0 कट के क्या 1 आता है? नहीं आता है। तो जब 0/0 कट के 1 नहीं आता, तो 0 यहाँ से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो ये x माइनस 10 है, अब x माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी अपने को तो पता नहीं। अगर x की वैल्यू मान लो 10 ही निकल आई, तब तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो हम लोग तो 0 से 0 काट रहे हैं, तो क्या ये 0 से 0 कट सकता है? नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पे मत काटना कभी। नॉन जीरो नंबर हो, सामने कांस्टेंट हो, काट दो। x वगैरह हो तो हो सकता है इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, न्यूमरेटर की, ऊपर वाले की, तो भैया इसको मत काटना, वरना हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो क्या किया जाए? क्या किए? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इसको ऐसे मत काटना कि सोचो यहाँ पर वो है, वहाँ पर यही है। 0 हो सकता है ना, नॉन जीरो नंबर हो तो आराम से काट दो, 3, 5, 5 ये कुछ भी हो, लेकिन ऐसे मत काटना। अब इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। अब ये जो बाहर वाला माइनस है, ये दिक्कत देगा हम लोगों को, तो बाहर वाले को अंदर कर दो, ठीक। 13 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13x। 13 को 10 से 130, माइनस को माइनस से x को x से, और ये वाला समझ गए ना। कभी भी इस चीज को काटने से बचना, ये मत काटना, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब 13x, ये माइनस का ये कितना हो जाएगा? माइनस का 23x, ये नहीं कटेगा। एक बात बताओ, ये x का है माइनस का, ये x का है माइनस का, तो माइनस और माइनस के x मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का x² होगा ना, क्यों? तो प्लस का x², तो ये भी प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है ना। कट गया ये। अब माइनस का 17x, ठीक। अब ये कितना आएगा? इधर का प्लस का आएगा ना, प्लस का आएगा ना ये।
अब क्या होगा, माइनस का 23 है प्लस का 17 है, तो 17 और 3 20 और 3, हाँ तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस का, इधर 60, कितना होगा भैया ये, इसका आंसर देख लो। इसमें बस गलत होने की संभावना यहीं पर होती है कि बच्चा कोई स्टूडेंट इसको इससे न काट के 1 लिख दे, ठीक है ना, क्योंकि ये हो सकता है इसकी वैल्यू 0। अब देखो x की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का 10 निकली थी, और अगर यहाँ पे जो है ये x की वैल्यू आ गई माइनस के 10, ये तो खैर 0 नहीं होगा, ये माइनस का 10 यहाँ पे रखेंगे या वहाँ पे रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, मगर फिर भी इसको काटना नहीं है, हो सकता है ये 0 भी आ सकता था, ठीक है ना, तो ऐसे मत काटना कभी, नोट कर दो। चीज़ भैया देखिए, वही मैं कहूँ कि कुछ गलत हो रहा है इसमें, ये 130 माइनस का, तो ये भी तो माइनस का ही आएगा ना, 130 ज़्यादा है तो ये इससे कट जाएगा, ये प्लस का 10 आ गया, अब ये प्लस का 10 आया तो ये भी 10 होगा, समझ गए ना बात। अब देखो x की वैल्यू 10 आई, और अगर x की कोई जगह यहाँ पे 10 रखते तो कितना हो जाता, 10 में से 10 कट के 0 हो जाता, उधर भी 0 हो जाता, और अगर इनको काट दिया जाता तो 0 से 0 कट जाता ना, और क्या 0 से 0 कट सकता है, नहीं कटता है, ये चीज़ गलत है, ठीक, ये ध्यान रखना, नोट करो फिर अगला करें। देखिए इसके आगे जो टाइप्स ऑफ समुच्चय, टाइप्स ऑफ सेट में हम लोगों को करना है, मतलब समुच्चयों के प्रकार में, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्या है, मतलब ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, मतलब वो समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके उनको फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय कहेंगे, और ऐसे सेट जिनके जो है एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल हों, उनको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अब फाइनाइट सेट जैसे आपके से ये कहा जाए कि भाई सप्ताह के दिनों का सेट बनाओ, ठीक है ना, एक वीक में जो डेज हैं उनके नामों का सेट बनाना है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये तो गिना जा सकता, तो ये तो भाई फाइनाइट सेट हो गया। या साल के महीनों का समुच्चय, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। किसी या आपके क्लास के स्टूडेंट्स का समुच्चय, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब है ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को ना गिना जा सके, जो अनकाउंटेबल हो, वो इनफाइनाइट सेट है। अब जैसे कि आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, इवन नंबर्स का सेट इनफाइनाइट है, क्योंकि इवन नंबर्स कहाँ तक जाओगे, नेचुरल नंबर्स में कहाँ तक जाओगे, ये सब जो सेट हैं ये इनफाइनाइट सेट है। अब आपसे कहा जाए भाई इंटीजर्स का सेट बताओ, तो -1 -2 कहाँ तक जाओगे, इधर +1 +2 +3 कहाँ तक जाओगे, है ना। रियल नंबर्स का सेट, ये सारे सेट इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है ना, जिन चीज़ों को गिना जा सके। अब एक एग्जाम्पल के लिए चलो मान लो शरीर में जो बाल होते हैं उनके बालों का सेट, तो बालों को गिना जा सकता है क्या, तो वो सारे सेट जिसके एलिमेंट्स को ना गिना जा सके उनको इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, गिना जा सके, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह में दिए होते हैं उसमें से सेट्स लिखे होंगे, आपको बताना है फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, परिमित है या अपरिमित है, ये आपको बताना है। तो वही क्वेश्चन हम लोग भी कर लेंगे, अभी कुछ कई सारे सेट्स यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बाद में बताया जाएगा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, है ना। समझ तो गए, इस पे कुछ लिखने वाला है नहीं। फाइनाइट का मतलब फिर समझ लो, फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, तो वो फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को ना गिना जा सके, वो इनफाइनाइट सेट हो गया, बस बात खत्म। इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, जैसा आपको बताया था कि इसमें एक और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और फिर उसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सेट फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। ये देखिए, x such that x belongs to n and x -1 x -2 is equal to 0
फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, x बताना है, और x एक नेचुरल नंबर है और x क्या है, ये है, इज इक्वल टू 0। इसके x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, x की पावर 2 है, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट हुआ क्योंकि इसमें x के 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। चाहो तो करके देख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 आएगा और x इज इक्वल टू 2 आएगा, 1 पे ये 0 हो जाएगा और 2 पे, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। लिखना चाहो तो लिख भी दो कि भाई x इज इक्वल टू 1 और 2 केवल 2 ही एलिमेंट है यहाँ। अगला, x such that x belongs to n and x square is equal to 4, फाइनाइट या इनफाइनाइट। ये जो सेट होगा उसमें केवल 2 ही एलिमेंट होंगे, 2 या -2, क्योंकि या तो 2 स्क्वायर 4 होगा या -2, तो ये भी फाइनाइट सेट। और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2, -2। ये देखिए, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n टू x -1 इज इक्वल टू 0, फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये भी फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय मतलब। और x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अगला, x such that x belongs to n and x is a prime number, ये बताइए आप, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। x is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स को कोई गिना जा सकता है क्या, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बोलो। x is a प्राइम नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि कहाँ तक गिनेंगे, प्राइम नंबर का मतलब अविभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं क्या पता। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ ऑड नंबर, विषम संख्याएं जो 2 से ना डिवाइड होती हो, ये भी इनफाइनाइट है। मंथ्स ऑफ ईयर गिने जा सकते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो फाइनाइट हो गया। वन 2 3 4 5 6 7 डैश इनफाइनाइट तक ये है। डैश डैश का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, नेचुरल नंबर्स का सेट है, क्या फाइनाइट इनफाइनाइट, बोलो ना, इनफाइनाइट है ना। अगला, 1 से 100 तक सारे नेचुरल नंबर, ये तो फाइनाइट है। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू i प्लस, मतलब x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। i प्लस का मतलब आपको शुरुआत में बताया था ना, i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एंड x इज ग्रेटर देन 100, x इज ग्रेटर देन 100 और पॉजिटिव इंटीजर क्या इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि अनंत होगा भाई। यहाँ पे क्या पता कितने इंटीजर्स आप करते चले जाइए 100 के आगे। चलिए इतना करिए, फिर आगे और क्वेश्चंस लिखाए जाएं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी वही चीज़ है, इस 4 सेट्स दे दिए गए हैं और बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। देखो भाई,
द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर आपको पता है 99 से जो छोटे नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं, इसमें प्राइम नंबर आएंगे, तो ये तो प्राइम नंबर 99 से छोटे, तो ये तो फाइनाइट हो गया। अगला, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन्स होती हैं वो कैसी होंगी भाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कितनी भी लाइनें खींच दो यहाँ पे, ये सब पैरेलल है, तो ये तो इनफाइनाइट है भाई, कितनी भी लाइन एक्स एक्सिस पैरेलल खींच दो एक्स के। इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, वो फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 से मल्टीपल नंबर्स, ये तो इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, धरती पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब ये कहीं पे फाइनाइट बताया जाता है, कहीं पे इनफाइनाइट है, मगर ये है धरती पे कितने भी जानवर, उनको गिना तो जा ही सकता है, अगर एक साथ उनको ले लिया जाए जानवरों को तो गिना तो जा ही सकता है, इसलिए इसको फाइनाइट ही माना जा गया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको काउंटलेस हैं जानवर धरती पे जितने हैं, अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो काउंटिंग तो की जा सकती है ना। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ ये फाइनाइट ही है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं ओरिजिन से, ये इनफाइनाइट है, आप जितने सर्कल चाहो ओरिजिन से पास करा दो भाई। यहाँ पे कितने आप बनाओगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने भी बन जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट है। अब आगे देखिए, अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट अपना चल रहा था, जो सेट चैप्टर का थर्ड स्टडी पॉइंट था। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोगों ने नल सेट देखा है भाई, जिसमें कोई अवयव ही ना हो, वो नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी देख लिया। अब टाइप्स ऑफ सेट में जो अपना अगला है वो फोर्थ है सिंगल्टन सेट, हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। तो सिंगल्टन सेट का मतलब है कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें केवल एक एलिमेंट आता हो, बस उसको सिंगल्टन सेट कहते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए भाई कोई इवन प्राइम नंबर बताओ, तो इवन प्राइम नंबर यानी कि समअभाज्य संख्या क्या होगा, केवल 2 होगा। तो इवन प्राइम नंबर का अगर सेट बनाया जाए तो ये जो है ये एक सिंगल्टन सेट होगा, ठीक है ना। या कहा जाए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का सेट बनाइए, ये भी एक सिंगल्टन सेट होगा। तो सिंगल्टन सेट आप समझ लो कि भाई कोई एक अगर ऐसा सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है तो उसको सिंगल्टन सेट कहा जाएगा, हिंदी में एकल समुच्चय कह देंगे। अब ये एनसीईआरटी में था तो आपको बता दिया। अब अगला जो अपना स्टडी पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेट के बाद में वो है इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल आप जानते ही हो क्या होता है, दो चीज़ें बराबर हो तो इक्वल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ सेट में भी है कि भाई अगर दो सेट बराबर हैं तो वो इक्वल हो गए। तो यहाँ पे बराबर होने का मतलब क्या है, बराबर होने का मतलब जो एलिमेंट किसी एक सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, बस हो गए बराबर। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, लिखा हुआ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 3 1 2 4, तो a और b कह देंगे कि ये एक इक्वल सेट है, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, x such that x is a prime number, ठीक, x such that x प्राइम नंबर लेस देन 6, मतलब x जो है 6 से छोटे प्राइम नंबर हैं। तो इसके लिए ये दिया हुआ है p, तो p क्या होगा, x such that x प्राइम नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 होता है। 1 प्राइम नंबर में आता है या नहीं आता है, 1
प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता है, क्योंकि बुक्स में ये 1 को नहीं लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं। अगर कोई लिख भी दे तो भी खैर गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 जनरली रहता नहीं है प्राइम नंबर में, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब है जो किसी से डिवाइड ना हो, और 1 ऐसा माना जाता है 1 से सभी हो जाते हैं। चलिए अच्छा, अब x such that x is a prime number less than 6, तो क्या हुआ, टू 3 5। अब x सच डेट x प्राइम फैक्टर ऑफ 30, अब 30 के फैक्टर करने हैं, उसमें से जो प्राइम हो वो निकाल लो। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 कैसे होगा, देखो 30 के भी फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर 10 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन अगर प्राइम करे जाए 30 के फैक्टर यही आएंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है P और Q जो है, ये P और Q इक्वल सेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये होता है जैसे कि कहा गया कि भाई x सच डेट x अ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब 6 से छोटे प्राइम नंबर्स में 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए, 1 को लेकर के जो है एक कंफ्यूजन रहता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, या 1 कंपोजिट नंबर है। तो आज अच्छे से एक चीज़ ये भी समझ लिया जाए कि 1 प्राइम नंबर है तो क्यों है, प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है, कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट क्यों है, और कंपोजिट नहीं है तो कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि 1 को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है। देखो भाई क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका, अब प्राइम पहले समझ लो, प्राइम आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हो। कितने फैक्टर्स होते हो, 2 फैक्टर। कौन से 2 फैक्टर, एक तो वो खुद हो और दूसरा 1 हो। जैसे कि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 या तो 13 के टेबल से कटेगा या 1 से कटेगा। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक तो वो नंबर ही होता है अपना फैक्टर, खुद हो या फिर 1 हो। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर वो हो गया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। अब जैसे कि 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो 4 हो गया कंपोजिट नंबर, 6 हो गया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आप ऐसे समझ लो कि जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर। अब 1 के साथ क्या होता है, 1 के फैक्टर होते हैं केवल 1, ठीक है ना। अगर आप देखो 1 का जो फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है। 1 का फैक्टर कौन होता है, केवल 1 होता है। तो ना तो इसके 2 फैक्टर हैं जो इसको प्राइम में रखा जाए, ना इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं जो इसको कंपोजिट में रखा जाए। इसलिए 1 को ना तो प्राइम नंबर में करेंगे ना ही कंपोजिट नंबर में करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी सेट में या रिलेशन फंक्शन में कहीं ये बात आ जाती तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 यहाँ प्राइम नंबर में लिया जाए या ना लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बता भी दिया कि 1 के 2 फैक्टर तो होते नहीं है इसलिए वो प्राइम नहीं है, 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते इसलिए वो कंपोजिट नहीं है। इसलिए 1 को ना ही तो प्राइम नंबर में रखेंगे ना कंपोजिट नंबर में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या था, लेस देन 6 प्राइम नंबर, लेस देन 6। अब 6 से छोटा प्राइम नंबर लेना था तो 1 यहाँ नहीं रखा क्योंकि 1 प्राइम में नहीं आता है। 30 से छोटा प्राइम नंबर नहीं आता है 1। अगर कंपोजिट भी लिखा होता है यहाँ पे तो भी 1 नहीं आता। समझ गए ना।
हाँ भैया, आप ये वाला जो है क्वेश्चन देखिए, आप लोगों ने इक्वल सेट समझ लिया क्या है, उसी पे बेस्ड है। 3 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कह रहा है विच इज इक्वल सेट, इसमें से इक्वल सेट कौन है बताना इन तीनों क्वेश्चन में। देखना भाई, a इज इक्वल टू 0 है, b दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, x जो है 15 से ज़्यादा है और 5 से छोटा है, तो ये तो नल सेट हो जाएगा भाई, b वाला तो नल सेट हो जाएगा। तो b जो अपना नल सेट हो गया, ये b के ऊपर n बना दिया, n का मतलब नल सेट। c कह रहा है x सच डेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो c हो गया अपना 5। c 5 हो गया। अच्छा, d है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25, तो d क्या हो गया, माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये देखो x सच डेट x इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15। क्वेश्चन में शायद कुछ दिक्कत है, 1 मिनट। इसमें जो है एक चीज और है, इसे के आगे कर लीजिएगा आप लोग, एंड x बिलोंग्स टू z प्लस, यानी x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो d ये हो गया x सच दैट x इज अ रूट ऑफ इस ये इक्वेशन, और x जो है वो z प्लस से बिलोंग करता है, मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो वाला रूट ले लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसको सॉल्व करके देख लिया जाए, ठीक है। 15 है 3 और 5 से ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दोनों में कॉमन x, 5 कॉमन, हाँ x बराबर क्या आया, माइनस का 3 आया, कॉमन 5 आया। ठीक, अब देखो e क्या हो गया, e इसका एक रूट भी हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसमें पॉजिटिव कौन है, 5 पॉजिटिव है, तो 5 लिया जाएगा। अब देखिए, आप कह रहा है कि कौन कौन इसमें इक्वल है, तो भैया c इक्वल है, देखो 5 आया, और e इक्वल है, और कोई इक्वल है, और a है 0, b तो नल सेट था, d का 5 माइनस 5 आया, e 5 आया, तो e और c इक्वल है भैया। यहाँ पे ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, तो जो आंसर 1 होगा कौन सा है, e इक्वल टू c। अब इस पे आओ, a दिया हुआ है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एलॉय, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल, ये तो जानते ही है, ALOY, ये तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी E इज इक्वल टू F है। E इज इक्वल टू F। अगला, A इज इक्वल टू N सच दैट N बिलोंग्स टू इंटीजर एंड N स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इक्वल टू भी 4 है। N स्क्वायर जो है, n एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर है और उसका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो n क्या होगा, वो इंटीजर बताइए जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो या 4 का बराबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है, और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये जो है 4 के बराबर है। यही कह रहा था कि n जो है, a जो है वो n है, और n का स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर, ये क्या है,
एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, b जो है इस x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो 2 × 2 और 3 हटाना है तो माइनस का 2x, ठीक। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर टू कितना आया, 2 आया और 1 आया। ठीक है, ए इतना हो गया, बी इतना हो गया। क्या ए और बी बराबर है? नहीं बराबर। ए कितना है? 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ये आया 2,1। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। किसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में। ये ध्यान रखना है, तीसरा क्वेश्चन था। ए बी के बराबर नहीं है, देख लिया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वैसे ही है। इसमें भी इक्वल सेट बताना है कि कौन सा है। कुछ सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको बताना है। ए है 2 4 8 12, बी है 1 2 3 4, सी ये है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अच्छा भैया देखो, बी और डी देखो इक्वल है ना। ए और सी इक्वल नहीं है क्योंकि सी में 14 है। बी और डी इक्वल हो गए, तो पहला तो बी और डी। और क्या इक्वल है? ई और जी इक्वल है। ये देख लो, ठीक। भैया अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कि ए इज इक्वल टू बी है या ए डज नॉट इक्वल टू बी है। यहाँ पर आपको ए और बी दिए हुए हैं कि एक सेट ए है एक सेट बी है, और बताना ये है कि कहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है और कहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू बी है। पहले देखते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी है बी सी डी है। तो बताइए ए इज इक्वल टू बी है या ए डज नॉट इक्वल टू बी। देख लो, इक्वल टू है। अगला ए है 4 8 12 16, 8 4 16 18, ये तो नहीं इक्वल है। दूसरा वाला देखो, तो ये नहीं इक्वल है। अगला ए है 2 4 6 8 10 और इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 2 4 6 8 10 ही तो होगा। लेस देन और इक्वल टू भी लगा हुआ है, देखो लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 यही हुआ है, तो ये भी इस इक्वल टू है। अगला देखो, x सच दैट x इज डिविजिबल बाई 10, मतलब 10 से जो चीजें कट जाएं, 10 20 30 40 है ना, 10 20 30 40 50 60, ये 10 15 20 25 30 ये तो नहीं बराबर है। अगला हाँ, a इज इक्वल टू 2,3 और x सच दैट x इज द रूट ऑफ ये इक्वेशन। इसका रूट देख लो, क्या 2,3 है, तब तो बराबर है, वरना नहीं। रूट निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3 आएगा b। तो यहां से जो अपना b निकला वो कितना निकला b भैया?
-2, -3, ये क्या कह रहा है? 2, 3 इक्वल 2 है, नहीं है? आगे आओ। हाँ, x such that x letter of word follow एक y such that y letter of word wolf, ये तो होगा इक्वल। WOLF WOLF, तो ये है इक्वल भैया। नोट करो। समान समुच्चय देख लेने के बाद में कि इक्वल सेट क्या होता है, उसके बाद जो अब अपने लोगों का जो छठा स्टडी पॉइंट है वो है उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अब बहुत आराम से समझिएगा सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो परिभाषा है इसकी। वन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। कोई सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, मतलब सेट ए सेट बी का उप समुच्चय होगा। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो। समझ गए ना? मतलब एक सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय तब कहा जाएगा जब सेट ए का प्रत्येक अवयव या प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। आगे बात समझ में? देखिए एग्जांपल, मान लीजिए सेट बी है मेरे पास 1 2 3 और ए अपने पास एक सेट है जिसमें केवल 1 है। अब देखिए डेफिनेशन से कि वन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट अगर होगा तो ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। देखिए ए में एक है, 1 है और ये सेट बी का भी एलिमेंट है, तो जो ए है ये सेट बी का सबसेट है। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। जो सबसेट होता है, जैसे इस केस में ए अपना सबसेट है तो सबसेट को इधर करते हैं और जो सेट होता है उसको इस ओर करते हैं। ये जो इसका जो खुला वाला मुंह है ये सेट की ओर खुला रहता है, सबसेट की ओर बंद रहता है। अब देखिए बी भी, ये जो a इज इक्वल टू 2 है ये भी b का सबसेट है। a इज इक्वल टू 1, 2, a इज इक्वल टू 2, 3, a इज इक्वल टू 1 2 3, ये सब b के सबसेट हैं। क्यों सबसेट है? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि कोई सेट a सेट बी का सबसेट होगा अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो। और ये सारे जो सेट ए अपने दिए हुए हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसमें ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे बी के भी एलिमेंट हैं, इसलिए सेट ए को बी का सबसेट कहा जाएगा और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अब एक चीज ये भी है कि भाई मान लीजिए बी में 3 एलिमेंट हैं, तो ये कैसे पता चले कि बी के कितने सबसेट बनेंगे? ये देख लीजिए आप यहाँ पे। मान लीजिए कोई सेट अपने पास ए है जिसमें n एलिमेंट हैं, E1 E2 En, मतलब एक सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो जो उसके सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। a इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, या यहाँ पे सबसेट्स का ज़्यादा सही है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना? कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट की संख्या होगी वो 2 की पावर n होगी। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब ये है कि अगर कोई सबसेट है तो वो किसी ना किसी सेट का सबसेट होगा, ठीक है ना? और सबसेट में जो एलिमेंट होगा, उप समुच्चय में जो अवयव होगा, वो अवयव वो जिस सेट का उप समुच्चय है उस सेट में जरूर होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये है, कहा जाए ए बी का सबसेट है, तो ए बी के सबसेट होने की आप परिभाषा देखिए कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है? तो आप कहोगे हाँ भाई है, ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। आप इन सब एग्जांपल्स में वही चीज देख सकते हो। तो इन सब के लिए ये चीज लिखी जा सकती है, ये सबसेट का साइन है। इतनी बात आप समझ गए भाई? अच्छे से समझ लीजिए कि
अगर हम सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय तब कहेंगे, हम सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय तब कहेंगे यदि ए का जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, ये हो गई उप समुच्चय की परिभाषा। और किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए कि किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो जो उसके सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। इतनी बात समझ गए। अब देखिए उचित उप समुच्चय क्या होता है, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। सेट A is a proper subset of set B. There exists at least one element in B that is not in A. ये समझिएगा अच्छे से कि कोई सेट A है और उसका उचित उप समुच्चय B है। कोई सेट A है और उसका उचित उप समुच्चय B है यदि कब देयर, ये देयर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, अब ठीक, देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी डेट इफ नॉट इन ए। अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। समझ गए, मतलब सेट बी को सेट बी को नहीं, सेट ए को, सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय तब कहेंगे जब कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा जरूर होना चाहिए जो बी में तो हो और ए में ना हो, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। बहुत अच्छे से समझिए कि भाई सेट ए है, सेट बी है, तो हम कब सेट बी को सेट ए का प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय कहेंगे, जब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो ए में ना हो। अब जैसे b इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और a इज इक्वल टू 1 2 है। अब a को क्या b का उचित उप समुच्चय कहेंगे। अब देखिए परिभाषा क्या है कि सेट b देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन b दैट इज नॉट इन a। अब देखो क्या b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है। b में एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है। हाँ ऐसा है भाई, b में 3 है, a में नहीं है, तो a को b का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक, इसमें देखिए, फिर इसको देखते रहिए, आप डेफिनेशन देखते रहिए कि a में कम से कम एक अवयव, b में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो a में ना हो, तब हम a को b का सबसेट कहें, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक, तो b में देखिए एक अवयव ऐसा है जो a में नहीं है, b में एक अवयव है ऐसा जो a में नहीं है, तो यहाँ हम a को b का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यहाँ a इज इक्वल टू केवल 1 लिखा हुआ है सेट में। अब यहाँ पर 2 अवयव भी हो सकते हैं ऐसे जो b में है a में नहीं है, यहाँ भी a b का प्रॉपर सबसेट है। मतलब कम से कम एक अवयव b में ऐसा जरूर हो जो a में ना हो। अब एक से ज्यादा अवयव अगर b में है और a में नहीं है तो भी a जो है b का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। कम से कम की बात की गई कि कम से कम एक अवयव तो ऐसा हो ही b में जो a में नहीं है, अगर a को b का प्रॉपर सबसेट होना है। बात समझ में आ रही ना। फिर देखिए a इज इक्वल टू 2, 3 और b इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो क्या a को b का प्रॉपर सबसेट कहेंगे? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो a में ना हो, तो b में एक एलिमेंट ऐसा है जो a में नहीं है प्रॉपर सबसेट। अब a इज इक्वल टू केवल 3 भी अगर लिख दिया जाए तो ये भी प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो a में ना हो, तो यहाँ तो b में 2 एलिमेंट है जो a में नहीं, तो यहाँ पर भी भाई a जो है b का प्रॉपर सबसेट हो गया। अब देखिए अगर a इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिखा हुआ है, अब a को b का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि b में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए था जो a में ना हो। यहाँ b में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो a में ना हो, इसलिए इस स्थिति में a को b का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर a b का सबसेट तो है मगर प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे ये सबसेट वाला साइन, प्रॉपर सबसेट वाला साइन नहीं लगेगा, सबसेट वाला साइन लगेगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए आप, ठीक। अब आगे देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, कि कब प्रॉपर सबसेट होता है, कब केवल सबसेट होता है। इसे पहले आप नोट कर लें, फिर हम आगे आपको और अच्छे से क्लियर कर दें ये चीजें।
अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है और कब कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा और कब प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब देखो बात को, देखो मान लो जैसे अपना जो एग्जांपल था वो था a इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक, अब अगर इसके प्रॉपर सबसेट बनाए अगर इसके सबसेट बनाए जाए तो कितने बनेंगे? देखिए क्या फार्मूला है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो उसके जो सबसेट बनते हैं उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर n। तो अगर इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसके कितने सबसेट बनेंगे? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनते हैं? 2 की पावर n। अब इस सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3 होंगे। तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा जो सबसेट्स ऑफ ए बनेंगे अपने वो 2 की पावर n यहां कितना है? 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इतनी बात समझ गए? अब हम वो सारे सबसेट बना लेते हैं जो ए के बन सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से सबसेट ए के बनेंगे देखिए। अच्छा, हर एक सेट का एक सबसेट होता है फाई, ये ध्यान रखिएगा, मतलब रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट जिसे आपको बताया था। तो प्रत्येक सेट का एक सबसेट तो नल सेट होता है, ये हो गया। और इसके कौन कौन सबसेट बनेंगे? ये 1, 2, 3। कैमरा यहीं पे जूम कर दें। हाँ, अब देखिए अगर एक सेट है अपने पास 1, 2, 3, तो जो इसके सबसेट बनेंगे वो एक तो नल सेट हुआ 1, 2, 3 और 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3 और 1, 2, 3। ये इसके सबसेट हो गए। अब सबसेट देख लीजिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट इसके आ गए। अब आप जरा देखिएगा, ये जो इसके 8 सबसेट बने हुए हैं, सेट ए के जो 8 सबसेट बने हैं, इसमें इसका सबसेट कौन है और प्रॉपर सबसेट कौन है? देखो भाई, सबसेट की डिफिनेशन आ जाओ, परिभाषा से हम लोग चलेंगे। देखिए, किसी सेट को मान लीजिए ये ए सेट है अपने पास और इसका जो सबसेट होगा तो इसका सबसेट हम उस सेट को हम इस सेट का सबसेट कहेंगे जिसमें जितने भी एलिमेंट हों उसमें वो सारे ए के भी एलिमेंट होने चाहिए। भाई अपनी क्या डेफिनेशन थी कि वन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। भाई किसी सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय तब कहा जाता था जब ए सेट का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हुआ करता था। तो इन सेट को हम ए का उप समुच्चय तब कहेंगे जब इन सारे सेट का प्रत्येक अवयव सेट ए का भी अवयव होगा, ठीक है ना। तो भाई ये सारे चीजें तो इस शर्त को पूरा करें, इस परिभाषा को पूरा करें कि भाई इनका प्रत्येक अवयव सेट ए का भी अवयव है। तो ये सारे जो सेट लिखे हुए हैं ये सेट ए के उप समुच्चय हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इस सेट के उप समुच्चय आए हैं इनमें एक उप समुच्चय ऐसा भी है जो सेट ए के बराबर है। इतनी बात समझ गए? क्योंकि परिभाषा तो ये जो बराबर वाला सेट है वो भी पूरी कर रहा है। परिभाषा क्या थी कि भाई अगर कोई सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है तो ए में वो सारे एलिमेंट हो जो बी में है। अब ये सेट अगर इस सेट का उप समुच्चय है ये वाला, तो देखिए इसके जितने एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, तो हम इस सेट को सेट ए का उप समुच्चय कहेंगे। और इन सारे जो बाकी के जो समुच्चय बने हैं वो भी उसके उप समुच्चय हैं। अब आगे देखिए भाई, ये जितने सेट हैं वो भी तो ए के जो है सबसेट है ना, क्योंकि हमारी जो परिभाषा है उससे आप देख लीजिए कि इनके प्रत्येक अवयव सेट ए का भी अवयव है, इसलिए ये समुच्चय है।
अब देखिएगा बात को, अब इन सब के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये सब इसके उपसमुच्चय हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, जैसे ये 1, 2, 3 का उपसमुच्चय है, तो हम इसके लिए ये साइन लगा दें। आपने देखा था पहले ही, इस तरीके से हम इसके लिए भी लगा सकते हैं। समझ गए ना भाई? इसके लिए भी लगा सकते हैं हम, भाई कोई कहे तो इसके लिए भी लग जाएगा। ये देखिए, हो गया आपका उपसमुच्चय। और ये भी सेट ए का उपसमुच्चय है, तो इसके लिए भी लग जाएगा। समझ गए इतनी बातें? ये तो उपसमुच्चय की बात हो गई। अब देखते हैं उचित उपसमुच्चय क्या होता है। उचित उपसमुच्चय वो होता है, मतलब ये अगर सेट ए है तो जो इसका उचित उपसमुच्चय बनेगा, तो सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो उसके उचित उपसमुच्चय जो हो उसमें ना हो। अब जो ये वाला सेट है 1, 2, 3, इस सेट को सेट ए का उचित उपसमुच्चय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो सेट ए में ना हो। इसलिए इसको उपसमुच्चय तो कहेंगे मगर उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। बात समझ गए ना? इसको सेट ए का उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। बाकी जो हैं वो उपसमुच्चय भी हैं और उचित उपसमुच्चय भी हैं। 1, 2, 3 के लिए ये साइन तो लग जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 इसका उपसमुच्चय है। किसका? 1, 2, 3 जो सेट है। मगर 1, 2, 3 के लिए 1, 2, 3 के लिए ये वाला साइन नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी ने ये साइन 1, 2, 3 के लिए ये इन दोनों के बीच में लगा दिया, इसका तो मतलब है ये कहा जाए कि ये दोनों, ये जो है इसका उचित उपसमुच्चय, मगर उचित उपसमुच्चय थोड़ी ना है। उचित उपसमुच्चय की शर्त कहाँ पूरी कर रहा है? उचित उपसमुच्चय के लिए तो कम से कम इसमें एक ऐसा अवयव होना चाहिए था जो उसमें ना हो। इसमें तो ऐसा है नहीं, तो ये उचित उपसमुच्चय ये इसका नहीं है, ये इसका उपसमुच्चय है। 1, 2, 3 उपसमुच्चय है 1, 2, 3 के। आ गई बात समझ में कि उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है? उचित उपसमुच्चय का मतलब ये है कि जो उपसमुच्चय है वो उपसमुच्चय अपने जिसका भी वो उपसमुच्चय उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे ये देखो, दोनों बराबर उपसमुच्चय हो सकते हैं, मगर उचित उपसमुच्चय हमेशा अपने जिस सेट का उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, उससे छोटा ही होगा। उचित उपसमुच्चय कभी अपने सेट का बराबर नहीं होगा। उचित उपसमुच्चय हमेशा छोटा ही होगा। छोटे वाले जितने उपसमुच्चय बन जाएं किसी सेट के, वो उसके उचित उपसमुच्चय हैं। लेकिन जो बराबर वाला उपसमुच्चय किसी सेट का बनता है, वो उसका उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो केवल सबसेट है। इसको आप ऐसे समझो, देखो भाई, मान लीजिए ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक, ये 2 लिखा है और ये 2 लिखा है। अब बात समझिएगा आप, ये जो अब अगर कोई ये साइन कहे कि ये लेस देन और इक्वल टू, छोटा और बराबर, ठीक है ना, तो 2, 2 के लिए कोई छोटा और बराबर साइन लगा दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये इसके बराबर है तो बराबर का साइन नीचे दिया हुआ है, छोटा है और बराबर है। और यहां पर अगर ये कहा जाए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर इधर से देखें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इस और छोटा है, इसमें भी ये साइन लग सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। भाई 2 1 से बड़ा है या बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है ये छोटे में भी लग सकता है, बराबर में भी लग सकता है। इसीलिए जो इसीलिए जो उपसमुच्चय का साइन है ये वाला,
उप समुच्चय का। इसको आप इस वाले साइन से रिलेट कर सकते हो, इस साइन से आप इसे समझ सकते हो। ये साइन छोटे के लिए भी लग सकता है, देखो छोटे के लिए भी लग सकता है और बराबर के लिए भी लग सकता है। इस ओर बड़ा होता है, इस ओर छोटा होता है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना, इधर ज्यादा है इधर कम है। इसी तरीके से जो ये वाला साइन है ये भी छोटे के लिए भी लग सकता है और बराबर के लिए भी लग सकता है। और आपको पता ही है कि उप समुच्चय किसी समुच्चय से छोटा भी हो सकता है और उप समुच्चय किसी समुच्चय के बराबर भी हो सकता है। तो ये वाला साइन तो छोटे के लिए भी यानी उचित उप समुच्चय के लिए भी चल जाएगा और नॉर्मल कोई उप समुच्चय है अगर कोई बराबर है उसके लिए भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये बराबर वाला साइन लगा है। ठीक, अब एक साइन होता है ये वाला, क्या आप 2 और 2 के बीच में ये वाला साइन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। अगर ये वाला साइन लगेगा तो निश्चित रूप से इस ओर जो चीज होगी वो छोटी ही होगी, नोक की ओर जो चीज होगी वो छोटी ही होगी। ये वाला साइन केवल तब चलेगा जब ऐसे लिखा हो, ठीक, तब हम ये वाला साइन लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। अब आप इस वाले साइन से जो है इससे ये वाला साइन रिलेट कीजिए। ये उचित उप समुच्चय का साइन है, ये केवल छोटे का साइन है। जो उचित उप समुच्चय का चिन्ह है, उचित उप समुच्चय छोटा भी हो सकता है और छोटा ही हो सकता है, ठीक है ना। उचित उप समुच्चय बराबर नहीं होगा और उचित उप समुच्चय में केवल ये चूल्हा बनेगा, नीचे जो बराबर का लगता है साइन वो नहीं लगेगा। जैसे कि जो छोटा लेस देन का हम साइन लगाते हैं उसमें केवल ये बनता है, नीचे वाली लाइन नहीं बनती है। आ गई ना बात समझ में। तो अगर कोई उप समुच्चय है तो उप समुच्चय के लिए नीचे हम ये लगा देंगे, ये चीज उप समुच्चय के लिए, इसको आप इससे रिलेट कीजिए, क्योंकि उप समुच्चय का अपने समुच्चय के बराबर भी उप समुच्चय हो सकता है, तो एक बराबर का भी लग जाएगा। लेकिन अगर उचित उप समुच्चय है तो उचित उप समुच्चय हमेशा अपने समुच्चय से या जो सेट का वो उप समुच्चय होगा उससे उचित उप समुच्चय छोटा ही होगा। अब जब छोटा ही होगा निश्चित रूप से हमें पता है कि उसमें छोटे ही आने हैं, बराबर नहीं आएगा, तो हम उसमें छोटे वाले तो साइन लगा सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी लग सकता है, मगर केवल हम बराबर नहीं लगा सकते। भाई कोई चीज अगर किसी के छोटे है तो या तो केवल छोटे का साइन लगाओ या छोटे का और बराबर का साइन लगा दो, ठीक है ना। मगर केवल बराबर का साइन अगर लगेगा तब तो भाई दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए तभी लगेगा। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं। इसीलिए भाई जो उचित उप समुच्चय है, जो उचित उप समुच्चय है वो हमेशा छोटा ही होगा। उचित उप समुच्चय छोटा ही होगा तो उचित उप समुच्चय के लिए ये साइन भी चलेगा और उचित उप समुच्चय के लिए ये साइन भी चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाई ये है, ये हुआ, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सारे मतलब ये और ये जिन पर मैंने टिक लगाया ये सब 1, 2, 3 के उचित उप समुच्चय हैं। तो उप समुच्चय तो ही है, उचित उप समुच्चय तो आ ही रहा है उचित उप समुच्चय में। अब उप समुच्चय है तो भाई ये वाला भी साइन लग जाएगा और उचित उप समुच्चय भी है, तो ये वाला भी साइन लग जाएगा, ये वाला भी, ठीक है ना। तो ये साइन और ये साइन, ये वाला और ये उचित उप समुच्चय और उप समुच्चय दोनों के लिए लग सकता है। मगर एक जो उप समुच्चय ऐसा होता है जो उचित उप समुच्चय नहीं होता है, जो ये बराबर वाला होता है, ये उप समुच्चय तो होता है मगर उचित उप समुच्चय नहीं होता है। अब मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये जो बराबर वाला है ये तो बराबर है, ठीक है ना, ये तो छोटा हो नहीं सकता है क्योंकि ये उचित उप समुच्चय नहीं है। अब चूंकि ये उचित उप समुच्चय नहीं है, ये केवल उप समुच्चय है, इसलिए यहां पर केवल यही वाला साइन यानी कि केवल यही वाला साइन अप्लाई होगा किसमें, जो एक ऐसा वो वाला सेट होगा जो उप समुच्चय तो हो मगर उचित उप समुच्चय ना हो, मतलब वो बराबर हो, ठीक है ना।
बराबरी तो होगा भाई। बाकी जो उचित उप समुच्चय किसी सेट के बनेंगे वो उस सेट अपने सेट से छोटे होंगे, मगर एक उप समुच्चय ऐसा भी आएगा जो अपने समुच्चय के बराबर होगा। तो बराबर होगा इसलिए हमें नीचे ये बराबर वाला साइन लगाना होगा। समझ में आ रही ना बात? और जो चूंकि बराबर है तो उसके लिए हम बराबर वाले के लिए ये वाला साइन नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे हम बराबर के लिए ये वाला साइन नहीं लगाते भाई, बराबर के ये 2 और 2 बराबर तो ये साइन नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से अगर 2 सेट बराबर हैं, अगर 2 सेट बराबर हैं तो फिर हम लोगों को, अगर 2 सेट बराबर हैं तो हम लोग वहां पर केवल बराबर नहीं लगा सकते हैं। ओ सॉरी, अगर 2 सेट बराबर हैं तो छोटा वाला साइन नहीं लगेगा। मतलब 2 और 2 बराबर हैं तो इसमें ये वाला साइन नहीं लगेगा, इसमें हमें नीचे एक बराबर का साइन देना होगा। आ गई बात समझ में? तो अगर इस चीज को समराइज किया जाए, हाँ, अगर इस चीज को समराइज किया जाए तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई अपने पास अगर एक सेट है 1 2 3 तो इसके हम उप समुच्चय बनाएंगे। उन उप समुच्चय में एक उप समुच्चय ऐसा भी बनेगा जो इस सेट के बराबर होगा। तो जो उप समुच्चय इस सेट के बराबर होगा उसके अलावा बाकी जितने उप समुच्चय हैं वो इस सेट के उचित उप समुच्चय भी हैं। और जो बराबर वाला है वो केवल उप समुच्चय तो है मगर उचित उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि उचित उप समुच्चय की शर्त ये है कि उचित उप समुच्चय अपने जिस सेट का उचित उप समुच्चय है उससे छोटा ही होना चाहिए, तभी हम उस उप समुच्चय को उचित उप समुच्चय कहेंगे। अगर छोटा नहीं है, बराबर है, तो वो उप समुच्चय तो हो सकता है मगर उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो उचित उप समुच्चय है, फिर देख लीजिए, जो उचित उप समुच्चय है वो छोटा ही होगा, इसलिए हम उसके लिए ये वाला भी साइन लगा सकते हैं और ये वाला भी साइन लगा सकते हैं। मगर जो एक ऐसा उसमें उप समुच्चय बनता है जो उचित उप समुच्चय नहीं होता है, उसके लिए एक वो वाला जो समुच्चय आता है उप समुच्चयों में जो कि उचित उप समुच्चय नहीं है, उसके लिए हम केवल ये वाला साइन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला साइन केवल उप समुच्चय पर ही लगेगा। ठीक है ना, उसके लिए हम ये वाला साइन नहीं लगाएंगे, ये साइन केवल उचित उप समुच्चय पर ही लगेगा और उचित उप समुच्चय हमेशा अपने वाले सेट से छोटा होता है। तो उसके, और जो ये वाला सेट है ये चूंकि बराबर है और इसीलिए ये उचित उप समुच्चय नहीं, ये केवल उप समुच्चय, इसलिए इसके लिए ये नहीं लगेगा, इसके लिए हमें एक बराबर का देना होगा। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आइए यहाँ पर एक बार और हम लोग उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय यानी कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट को एक बार फिर से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सेट होता है, सेट यानी समुच्चय, इसका बनता है सबसेट। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। सबसेट हो गया उचित उप समुच्चय, सॉरी। ठीक, अब ये जो उप समुच्चय बना ये बनता है 2 तरह का। एक हुआ इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर और दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इतनी बात समझ गए। इम्प्रॉपर सबसेट को कहेंगे, चलिए हिंदी में अनुचित उप समुच्चय यानी अनुचित उप समुच्चय।
और प्रॉपर सबसेट को कहेंगे उचित उपसमुच्चय। ठीक, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, वो प्रॉपर सबसेट हो गया। जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ओ सॉरी, जो इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट के बराबर ही होगा। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा, यानी जो एक ऐसा उपसमुच्चय होगा जो उचित उपसमुच्चय नहीं है, वो हमेशा सबसेट के बराबर ही होगा। और जो उचित उपसमुच्चय है वो हमेशा जो है उपसमुच्चय से छोटा ही होगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए जैसे ही अपना जो सेट था, जो अपना ये सेट है, इसको समझ लो जो अपना एग्जाम्पल था उससे कि ये है 1, 2, 3। तो जो उचित जो 1, 2, 3 के जो उप समुच्चय यानी कि जो सबसेट बने वो कौन से बने थे? 5, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, ये अपना सेट है, ये उसके सबसेट लिखे हुए हैं। अब अनुचित उपसमुच्चय यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पहले प्रॉपर सबसेट देख लीजिए। प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन है कि कम से कम ऐसा एक अवयव जरूर होना चाहिए सेट में जो उसके सबसेट में ना हो। मतलब ये जितने हैं ये सब प्रॉपर सबसेट है। कौन कौन से भाई? ये, ठीक। ठीक, 2, 3, 4, 5, 6 एक और होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 1, अच्छा 2, 3। ठीक, ये इसको मान लेते हैं ये ए है। ये जो सबसेट लिखे हुए हैं इस सेट के सारे सबसेट ये बने ना। उन सबसेट्स में कुछ सबसेट यहाँ पे लिख दिए गए और जो एक सबसेट यहाँ पे नहीं लिखा वो यहाँ लिख दिया। तो आप देखते हैं किसी सेट के जो सबसेट बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आपको पहले ही पता चुके, आपको केवल यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब जो ये वाले उचित उपसमुच्चय हैं, ठीक है ना, उचित उपसमुच्चय हमेशा समुच्चय से छोटे ही होते हैं। अब चूंकि छोटे ही होते हैं तो छोटे वाले के लिए ये साइन भी चल सकता है और ये साइन भी चल सकता है। तो यहां पे ये साइन लगा के भी ए लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये जो है ये इस ए से छोटा है। या फिर ये वाला साइन लगा के भी ए लिख सकते हैं इस सेट के लिए। आई बात समझ में? ऐसे ही इसके लिए भी ये भी साइन लग सकता है और इसके लिए ये वाला भी साइन लग सकता है। अब मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए ये भी साइन लग सकता है और इसके लिए ये भी साइन लग सकता है। ए आपको पता ही, ए ये है,
ऐसे यहाँ भी ये और ये दोनों लग जाएंगे, यहाँ भी ये दोनों लग गए, यहाँ भी और यहाँ पर भी ये लगाया जाए या ये लगाया जाए। मतलब जो उचित उपसमुच्चय हैं वो उचित उपसमुच्चय एक प्रकार के उपसमुच्चय ही हैं, तो उनमें चाहे हम ये वाला साइन लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं, क्योंकि उचित उपसमुच्चय अपने समुच्चय से छोटे होते हैं। तो छोटे अगर कोई चीज मान लो 1 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये इससे छोटा है, तो छोटे के लिए चाहे ये लगाया जाए और चाहे छोटे के लिए जो है ये बराबर करके लगाया जाए, दोनों सही है। इसी तरह से इसके लिए चाहे ये केवल ऐसे कर दे या ऐसे करने के साथ ऐसे कर दे, दोनों सही। तो ये उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ मुझे केवल ये वाला साइन ही लगाना होगा, केवल ये वाला साइन ही लगाना होगा जिसमें नीचे बराबर वाला लाइन बनी हो, तभी हम इसके साथ लिख सकते हैं ए। ये बात है। अगर आप वहाँ नहीं समझ पाए तो शायद आप यहाँ पे पूरी बात समझ लेंगे। आई ना बात समझ में? यहाँ ये करना होगा। अब इसके यहाँ पर आप ऐसे समझो, मान लो 2 लिखा है और 2 लिखा है और मुझे इन साइन का यूज करना है, तो मुझे केवल ये वाला साइन ही यूज करना होगा। 2, के लिए केवल ये साइन नहीं यूज किया जा सकता है। इसी तरह से अगर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, उसके लिए केवल ये वाला साइन यूज करा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ये कहना चाह रहा हूं मैं। बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट, उसके बाद उसके सेट के उपसमुच्चय क्या होते हैं और उपसमुच्चय में उचित उपसमुच्चय कौन होते हैं, अनुचित उपसमुच्चय कौन होते हैं, उचित उपसमुच्चय के लिए क्या साइन लगेगा, अनुचित उपसमुच्चय के लिए क्या साइन लगेगा। यह भी जान लीजिए कि अगर सेट में n एलिमेंट है, तो जो सबसेट बनेगा उसमें 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। अपना जो हम लोगों ने जो केस लिया है उसमें 3 एलिमेंट है सेट में, इसलिए जो इसका सबसेट बना है उसमें 2 की पावर 3 एलिमेंट यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देख लीजिए और नोट कर लीजिए।